अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान आला अमरीकी हुक्काम से पहली मुलाकात करेंगे। ये दौरा एक दिन का होगा जिसमें अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के साथ जनरल जोसेफ डनफोर्ड भी होंगे। जनरल जोसेफ डनफोर्ड अमरीकी चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एक सरबराह हैं। इसके बाद पॉम्पियो और डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस जो हैं वो हिंदुस्तान जाएंगे और भारत अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और दफाई ताउन बढ़ाने पर बात होगी। पर पाकिस्तान में इनका एजेंडा है कि हक्कानी नेटवर्क का सफाया करो वरना इमदाद नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान की 30 करोड़ डॉलर की इमदाद मंसूख करने का ऐलान इस वक्त किया जब 2 रोज में अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। अमेरिका पाकिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत पाकिस्तान की खर्च की गई रकम की अदायगी करता है। ये वो रकम है जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खर्च कर चुका है। पेंटागन के तर्जुमान के ऐलान के मुताबिक ये वही इमदाद है जो इस साल के आगाज में पाकिस्तान के जंगजुओं के खिलाफ मुनासिब एक्शन न लेने की वजह से सदर ट्रंप ने मुअत्तल करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान की तरफ से ठोस इक़दामात करने की सूरत में जून में अमरीकी वज़ीर दिफा ने इस इमदाद की मंजूरी देना थी। अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को नोटिस भिजवाया है कि पाकिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में जो रकम जनवरी में रोक ली गई थी वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भिजवा दी जाए, क्योंकि अमरीकी फिस्कल साल अक्टूबर में ख़त्म होना है और पाकिस्तान ने वो इक़दामात नहीं उठाए जिससे कांग्रेस ने कोलिशन सपोर्ट फंड को मुंसलिक किया था, यानी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। 2002 से पाकिस्तान ने 33 बिलियन डॉलर्स की कुल माली इमदाद अमरीका से वसूल की, जिसमें कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में 14 बिलियन डॉलर्स हासिल किए। दूसरी तरफ इसी साल जून में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। इस फहरिस्त में इन ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए रकूम की फराहमी को रोकने के लिए मुनासिब कोशिशों में नाकाम रहे हों। याद रहे कि FATF एक आलमी इदारा है जो G7 ममालिक की एमा पर बनाया गया है और अमरीका इस पर बहुत असर रसूख रखता है। ये इदारा मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली इमदाद की निगरानी करता है। ग्रे लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए आलमी दुनिया से माली इमदाद लेना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने उम्मीद दिलाई कि सितंबर 2019 तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, इनिशियल डिस्कशन इसके ऊपर हुई है। मंडे को उन्होंने एक और मीटिंग स्पेशली इसी सब्जेक्ट के लिए मंगवाई है कि ये हवाला हुंडी का जो कारोबार हो रहा है, जो करेंसी स्मगलिंग हो रही है, 11 या 12 सितंबर को इस वक्त जकार्ता में नेक्स्ट FATF का रिव्यू है, उससे पहले हमें एक्शन लेने की भी जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने IMF पर भी जोर दिया है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत को बेल आउट पैकेज फराहम ना करे और उसका जवाब ये दिया कि पाकिस्तान इस पैकेज से CPEC के हवाले से हासिल किया गया चीन का कर्जा उतारेगा। पाकिस्तान को इस वक्त तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स का बेल आउट पैकेज दरकार है, यानी आज पाकिस्तान की मईशत और हमारा बैनुल-अक़वामी लेन देन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर मुनहसर है। नाजरीन, हमें वाशिंगटन से बल्कि न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन करेंगे मसूद हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और कई अरसे से डॉन न्यूज़पेपर के लिए UN जनरल असेंबली को भी कवर करते रहे हैं और पाक अमरीका ताल्लुकात को भी करते रहे हैं। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं अयाज वज़ीर साहब, माहिर अफ़गान अमूर के हैं, और हमारे साथ हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। फ़ोन पे हमें रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब भी ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ होंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क लेके चलते हैं, चूँकि वफ़द जो है वो न्यूयॉर्क से बल्कि वाशिंगटन से आ रहा है। मसूद हैदर साहब, ये बताइए कि ये जो एक हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिका से आ रही है, इसका एजेंडा क्या होगा और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ये तो कह रहे हैं कि जी सफाया करें हक्कानी नेटवर्क का, मगर क्या यहाँ तक ही बात होगी या और कुछ भी वो साथ लेके आएंगे, चूँकि उनके साथ जनरल डनफोर्ड भी आ रहे हैं? हाँ, नहीं, वो तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आ रहे हैं ना। बात ये है कि अभी तक एजेंडा उनका वही है जो आपने पहले कहा कि वो चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि कोलिशन सपोर्ट फंड पाकिस्तान के बंद हो जाएंगे अनटिल अनलेस कि आप जो है ये हक्कानी जो है नेटवर्क को का सफाया करें अफगानिस्तान में। अच्छा, उस पाकिस्तान कह चुका है कई बार कि जी हमारा कोई उससे ताल्लुक नहीं, मगर बहरहाल अमेरिका ने डिसाइड कर दिया है
जब तक हक्कानी नेटवर्क का वो नहीं होगा ख़त्म, तब तक वो पाकिस्तान का कोलिशन सपोर्ट फंड बंद कर देंगे। हालांकि जो प्रीवियस एग्रीमेंट था, दैट वाज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग एल्स, द कोलिशन सपोर्ट फंड वाज फॉर सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स इन सो मेनी अदर फील्ड्स। मगर ये कि बहरहाल इस वक्त ट्रंप साहब ने खासतौर से ये डिसाइड किया टू एक्ट टफ ऑन पाकिस्तान, जो कि वो आजकल हर एक के साथ टफ एक्ट कर रहे हैं, तो वो इसलिए वो उसके थ्रेटन कर रहे हैं। पाकिस्तान इज बीइंग थ्रेटन्ड विद इट एंड व्हिच इज गोइंग टू बी बैड फॉर पाकिस्तान इन एनी केस, बट द थिंग इज फैक्ट रिमेन्स कि ये होने वाला है। जब आप कहते हैं कि ये होने वाला है, तो इसे आपका क्या मुराद है? एक तो कोलिशन सपोर्ट फंड वो बंद कर देंगे, और क्या वो कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को खास तौर पे माशी तौर के ऊपर नुकसान हो? मैं आपको बता दूं ना, एक दफा अगर ये कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं इस वक्त, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देना बंद कर देंगे। दे विल नॉट स्टॉप लेंडिंग एंड बोरिंग मनी को अलाउ नहीं करेंगे आपको, एंड देन इट इम्पैक्ट्स ऑल फैसेट्स ऑफ पाकिस्तानी what you call relationship with America. हर चीज का वो खत्म हो जाएगा, and that will be undermining Pakistan's economy. वो आपके वो उन्होंने कहा हुआ है, वजीर खारजा जनाब कुरैशी साहब ने कहा है कि मैं खुद बात करूंगा, उनको समझाऊंगा। समझाने की बात है, समझाने की कहाँ तक समझाएंगे, क्योंकि ये बात समझने की वो है जो कि एक पॉलिसी, एक कोई भी हुकूमत पॉलिसी जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, यहाँ तो नी जर्क रिएक्शन है प्रेसिडेंट का, उसके हिसाब से चल रहे हैं। अब आप समझते हैं इस वक्त शायद पाकिस्तान के पास वो रिस्पांस ना हो? आई लाइक टू ब्रिंग यू इन मुसद्दिक साहब। द क्वेश्चन रियली इज कि आपकी हुकूमत जो थी पहले, ये मामला आपकी हुकूमत से शुरू हुआ था। जनवरी के अंदर जो पहला ट्रांशे था कोलिशन सपोर्ट फंड का, वो सस्पेंड हुआ था। अब ये दूसरा मरला है। आप लोग कन्विंस नहीं कर पाए अमेरिकन को कि आप यहाँ पे सफाया कर रहे हैं दहशतगर्द ठिकानों का? देखिए, एक जाविया ये है जो आप ले रही हैं, दूसरा जाविया ये है कि आप ज़रा इस पे गौर करें कि अमेरिका चाहता क्या है, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या हैं। एक तो उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में है, तो उसने उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अपने प्रोटेक्ट करना है, और वो ये चाहेगा कि उनकी टर्म्स पे, पाकिस्तानी टर्म्स पे नहीं, या रीजनल टर्म्स पे नहीं, या अफ़गानी टर्म्स पे नहीं, मगर कोई हाइब्रिड हो जो अफ़गानी कम अमरीकी फ़ायदा जिसमें निकलता हो, उन टर्म्स पे अफ़गानिस्तान को सेटल करे। दूसरा उनका मसला जो है वो चीन का बढ़ता हुआ असर व रसूख है ख़ित्ते पे, बिलखसूस ईरान के साथ जो ताल्लुकात में दरार आई है अमेरिका के, उसके बाद इस खित्ते के अंदर, और हमारी अच्छी मुलाकात भी हुई है हाल में। जी। तो बहरहाल वो उनके नुक्ता नज़र से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है और अमेरिका का रिलेटिवली हमारे ऊपर या और एक दो ममालिक जिस तरह ईरान है उन पे घटता हुआ इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर बैलेंस कैसे करना है, उसमें भारत का क्या रोल होगा, उसमें दीगर ममालिक का क्या रोल होगा, उसमें अमरीकी पॉलिसी क्या होगी, ये दूसरा नुक्ता नज़र है। मुझे आपकी बात की समझ में आई, मुझे ये आपकी बात की अब समझ में आई है कि उनके जो भी कंसर्न्स हों, फ़िलहाल हम उनको एसवाज करने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए या जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है फ़िलहाल। नहीं, बिल्कुल मैं तो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई भी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले या कोई भी तज्जिया करने से पहले आप पहले ये सोचते हैं कि जो काउंटर पार्टी जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसका नुक्ता नज़र है क्या, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। अगर आपको उनके ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएं तो फिर उनके तहत हक्कानी नेटवर्क का देखिए ये टैक्टिकल बात है ना। असल में हक्कानी नेटवर्क की जब वो बात करते हैं, बात वो ये कर रहे होते हैं कि अफ़गानिस्तान को सेटल करना है। वो पंजाबी की कोई ज़रबुल मिसल है कि सांप के मुंह में वो पता नहीं वो क्या होता है, वो छोटा उसको क्या छछूंदर आ गई, अगर उसको निकल जाए तो तब तो भी मर जाए, अगर उसको छोड़ दे तो भी मर जाए। तो अफ़गानिस्तान सांप के मुंह में छछूंदर की तरह आ चुका है। अब वो चाहते हैं कि इससे छुटकारा हो, लेकिन छुटकारा ऐसे तरीके से ना हो कि जैसे पहले एक दफ़ा वहाँ पे तालिबान की हुकूमत बन गई थी, तो वो ये नहीं चाहते वो एक दहशतगर्दी का गढ़ बन। मेरा ख्याल है वो दहशतगर्दी वाली कहानी पुरानी हो चुकी है। मेरा ख्याल में अब ये कहानी इन्फ्लुएंस की है। देखिए हमारे लिए भी अफगानिस्तान और इसके ऊपर हम आएंगे, इस बात के ऊपर आएंगे, चूंकि शायद एयाज साहब इसके ऊपर एक डिफरेंट टेक ले, मगर खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं, उनकी जो एक आपकी हुकूमत के साथ शुरुआत हुई है, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ,
तो वो एक अच्छी नहीं हुई, इसलिए चूंकि जो कॉल उन्होंने की थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। आप खुद सफारतकारी को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसका क्या असर होगा बाहमी ताल्लुकात के ऊपर? नहीं, देखिए, जहां तक तो कॉल का मसला है वो तो मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि वीड लाइक टू फॉरगेट अबाउट इट, और इसी तरह से उन्होंने भी उसके बाद उसको उस पर जोर नहीं दिया। बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, ये जब से नई हुकूमत आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, ये पहला इंटरेक्शन। आने से पहले धमकियां तो उन्होंने खैर दी हैं, अभी ये जैसे आप जिक्र कर रही थी $300 मिलियन की, ये बड़ी सिग्नलिंग वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो हुकूमत से एंगेज करना चाहेंगे, लेकिन बॉटम लाइन अगर आप देखें वो ये है कि क्या चाहता है अमेरिका अफगानिस्तान में? क्या वो ये चाहता है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान को, मैं डिस्टेबलाइज का वर्ड तो नहीं यूज करना चाहता, मेरा मतलब ये कि चाहेगा क्या वो ये, अगर ईरान की अभी विजिट हुई है फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान में, और जिस किस्म का उनको रिसेप्शन दिया गया है और जो बातें की गई हैं बड़ी वार्म, और ये कि फॉरेन ऑफिस ने भी ये कहा है कि जो JCPO है जो ईरान न्यूक्लियर डील के तौर पर आम फहम समझा जाता है, उसको हमें पाकिस्तान कहता है कि उन ममालिक ने जिनको अमेरिका के अलावा जिन्होंने नहीं फैसला किया अलहदा होने का, वो उसको सपोर्ट करते रहे। यानी पाकिस्तान ने भी इशारा क्या दिया है? पाकिस्तान ने इशारा ये दिया है कि जहां तक मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि भाई हम तो ईरान से ताल्लुकात बहुत बेहतर करना चाहते हैं, और अगर आप देखें कि पाकिस्तान और ईरान एक सफ़े पे हो अफगानिस्तान के सिलसिले में, रूस पे ऑलरेडी उन्होंने सैंक्शन बुरी तरह से कर रहे हैं अमेरिकन जो हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं वो एक दूसरी बात है अमेरिका में और सारे यूरोप में। तो इन हालात में जो नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इतनी आसानी से इनके लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि रूस का बहुत इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जहां से वो पास करता था। अब क्या उन्होंने नक्शा नहीं देखा अफगानिस्तान का? तो एक हद तक पाकिस्तान को डेफिनेटली वो प्रेशराइज कर रहे हैं और कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी बदकिस्मती से उसका कोई अच्छा हाल नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि लेकिन क्या चाहते क्या है? क्या वो सिर्फ मकसद ये है कि उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जैसे अफगानिस्तान में गिराया था, पाकिस्तान में क्या करना? क्या वो मिलिट्री एक्शन लेंगे? अगर वो लेंगे, आपको अगर लॉजिकली सोचे ना, तो मिलिट्री एक्शन तो नहीं लेंगे तो उनको क्या उसका फायदा? कुछ भी नहीं। रास्ते उनके वैसे ही बंद हो जाएंगे। जब उन्होंने सलाला के ऊपर ये किया था हमला, तो उसके नतीजे थे। तो हमें अस्यूम करना चाहिए कि दोनों पार्टी रैशनल है, वो अपने मफाद में काम करती है। सिग्नलिंग भी होती है, प्रेशराइज भी करना होता है, लेकिन हमें एक कितना और हम ब्लो बैक बर्दाश्त करें। अच्छा, मगर इससे एक सवाल निकलता है कसूरी साहब, चूंकि अयाज वजीर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अयाज साहब, ये जो कसूरी साहब कह रहे हैं कि कितना हम ब्लो बैक जो है बर्दाश्त करें, मगर बार बार उनकी जो मांग रही है पिछले 10 सालों से वो एक ही रही है, और वो ये है कि आप यहाँ पे दहशतगर्द ठिकानों का खात्मा करें, हकानी नेटवर्क का आप यहाँ पे खात्मा करें। हम कहते हैं कि यहाँ पे हकानी नेटवर्क नहीं है, मगर वो मानते नहीं हैं, ना वो मानते हैं, ना यूरोपियंस मांगते हैं, और ना ही अफगान मानते हैं। तो क्या ये हमारी सफारतकारी की फेलियर है कि हम मनवा नहीं सके, या बात कुछ और है? नहीं, सफारतकारी की तो मैं नहीं समझता फेलियर है, बिकॉज सफारतकारी भी अगर इफ़ेक्टिव होनी है बाहर, तो वो स्ट्रेंथ उनको अपने घर से मिलती है। अगर घर में पॉलिसी सही हों, घर में इक़्तिसाद सही हों, घर में अमन व अमान हो, तो फिर सफारतकार भी बहुत ही तकड़ा होता है। लेकिन अगर इन मदों में कमज़ोरियाँ हों, तो आप कितने भी मंजे हुए सफारतकार हों, आपकी प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं मानेंगे कि पहले साबित हो चुका है। आपने जिस तरफ इशारा किया, या जो बात अमेरिका हमसे चाहते हैं, उसकी जड़ें ज़रा 9/11 से मिलती है। 9/11 के बाद हमने फैसला कर लिया दैट वी आर अ फ्रंट लाइन एलाय, और हम उस पर फ़ख्र भी करते थे, बड़े धड़ल्ले से कहते थे कि हम हैं। तो अमेरिका उस वक़्त पर आपसे ये तवक्को कर रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ इस रीजन में, अफ़गानिस्तान में, इस रीजन में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आप भी उसी तरह उनके ख़िलाफ़ काम करेंगे। लेकिन आपने, मुशर्रफ साहब रिकॉर्ड पे ख़ुद कहा कि हमने उस तरह नहीं किया,
हमने कुछ रखे थे जो हमारे मगर जिस तरह के अब मसूद हैदर साहब कह रहे हैं और कसूरी साहब भी इसकी तरफ इशारा दे रहे हैं कि ये ना हो कि हम आइसोलेशन का शिकार हो जाएं, क्योंकि आप जैसे मर्जी भी देख लें, आफ्टर ऑल चाइना और अमेरिका में आपस में तो ट्रेड है, तो वो भी हमें यही कहते हैं कि जी आप अगर इजाजत दे तो उसी तरह मैं ही आ रहा था, आपको सवाल पहले कर लिया। तो उस वक्त से ये बलाएं चली आ रही है। फिर उसके बाद डू मोर, और अगर याद हो हिलरी क्लिंटन जब भी इधर आती थी एज ए फॉरेन सेक्रेटरी तो हमारे ही सरजमीन से हमें ताना देती थी कभी, बल्कि यहाँ तक कह गई कि अगर आप पैसे लेते हैं तो फिर बड़ी बातें भी न करें, अगर करनी है तो फिर पैसे न लें। तो वो डू मोर पे अड़े हुए हैं। वो बिल्कुल आपने सही कहा, हक्कानी नेटवर्क और बाकी लोग जो यूएन ने उनको ब्लैक लिस्ट किए हैं वो आपको कहते हैं कि आप अपने मुल्क से या निकाले या उनको कंट्रोल कर ले। लेकिन जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ आपकी अफगानिस्तान के ऊपर पॉलिसी थोड़ी बहुत करीब नहीं आ सकती है। अब उसमें दरारें पड़ रही है। अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली आपका और अमेरिका का मसला है ही अफगानिस्तान पे जब आप दोनों एक पेज पे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, अब आपके इंटरेस्ट अलग है। मगर सवाल ये है याद साहब, और ये मैं आप सबके सामने रखूंगी कि अगर हम अमेरिका के डू मोर को नहीं मानते तो उसके माशी असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या हो सकते हैं। और अगर वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जो अमेरिका से विजिट एक आ रहा है, हाई लेवल डेलीगेशन विजिट आ रहा है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का। हमारे साथ इस वक्त हैं मसूद हैदर साहब न्यूयॉर्क से। मसूद हैदर साहब, ये बताइए कि जो 300 मिलियन जो कोलिशन सपोर्ट फंड है, ये तो इन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया कि इसको ये सस्पेंड कर देंगे, मगर ये और कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह के IMF से शायद हमें लोन की ज़रूरत पड़े, उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स में पाकिस्तान के एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो क्या ये सारी चीजें अमेरिका करने को तैयार है या सिर्फ एक धमकी दी जा रही है? नहीं, फिलहाल तो धमकी है, मगर ये कि वो करेंगे, क्योंकि आप ट्रम्प साहब का देख रहे हैं, ट्रम्प साहब का रवैया क्या है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ ब्लैकमेल के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। फिर वो इवन चाइना के साथ जो टैरिफ्स उन्होंने 1000 लगा दिए हैं, जनाब कनाडा के साथ टैरिफ लगा दिए हैं, ये कर दिया। तो ही वर्क्स ऑन दिस थ्रेट इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। अमेरिका के पास क्योंकि पावर है, फाइनेंशियल पावर है, तो दे कैन प्रिवेल। तो ये तो है अपनी जगह। अब आपको ये बात को समझ आनी चाहिए कि कोलिशन सपोर्ट फंड का कोई ताल्लुक नहीं है और किसी और चीज से। कोलिशन सपोर्ट फंड तो पाकिस्तान का सपोर्ट था जो कि दे रहा था अमेरिका को इन सो मेनी ऑफ द ग्राउंड। उन्होंने कहा नहीं, आप हमें नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली वजह ये है कि यस, अमेरिका जो है ये छोड़ना चाहता है, अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है, और उनसे छोड़ना नहीं है। जैसे कि कंबल को मैं छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, वो हिसाब बन रहा है। अच्छा, अब ये बात आपने खूब की। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर खारजा रह चुके हैं। तो ये बताइए कि इस वक्त जो अमेरिका का एक रवैया रहा है पाकिस्तान के साथ, ये पहले भी रहा है। जब आप वजीर खारजा थे तब भी धमकियां दी गई थी मुशर्रफ के दौर के अंदर। मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? क्या हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहें? और अगर हम चाहते हैं तो फिर जो इमरान खान की हुकूमत है वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है? देखिए, हम तो चाहते हैं, कौन बेवकूफ होगा जो चाहेगा कि दुनिया की सुपर पावर हम जानबूझ के उसके साथ बिगाड़ लें। एक मफरूजा है कि ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है। वजीर खारजा ने बिल्कुल क्लियरली कहा है 2 दिन पहले कि वो अपना जो नुक्ता नजर है वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने रखेंगे। वो डायलॉग चाहते हैं, जिस तरह वो डायलॉग चाहते हैं पाकिस्तान भी डायलॉग चाहता है। मैं कह आपको ये रहा था कि जो पोस्चरिंग है, मेरी उम्मीद ये है, क्योंकि मैं अस्यूम करता हूँ कि लोग रैशनल है। अगर मसलन आप मुझसे बात कर रही हैं या कोई मेरे साथ कमरे में बैठा हुआ है और मैं अस्यूम करता हूं उसका रिएक्शन है, अगर वो बंदूक निकाल कर मुझे गोली मार दे तो मैं रिएक्शन तो नहीं ना, मैंने वो एंटिसिपेट किया था। तो मैं एक रैशनैलिटी की बेसिस पे कह रहा हूं कि अमेरिका चाहता क्या है, हमारी कोऑपरेशन ही चाहता है ना। तो कोऑपरेशन हमें हमारे वजीर खारजा और प्राइम मिनिस्टर उनको कहेंगे कि हम चाहते हैं अमन लाने के लिए अफगानिस्तान में आपके साथ कोऑपरेट करें। सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान करता है अगर अमन ना हो।
اب وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ فلاں فلاں کام نہیں کر رہے، جس کا ہمارا جواب یہ ہوگا کہ یہ لوگ نارتھ وزیرستان میں تھے، نارتھ وزیرستان کلیئر کیا گیا ہے اور آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر اگر میں وزیر خارجہ ہوں and I'm sure ہمارے موجودہ وزیر خارجہ یہی کہیں گے کہ ہم آپ کہتے ہیں یہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ہم نے اس بارڈر کو فینس کرنے کی کوشش جب کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اچھی بات ہے۔ میں نے تو نیٹو فارن منسٹرز کانفرنس پوٹسڈیم میں یہ کہا تھا، تو اب اچھا ہے کہ اب ہو رہا ہے، تو اس وقت ہماری مخالفت کی جاتی ہے۔ بھئی اگر لوگ یہاں سے جا رہے ہیں یا یہ انہیں کمرے میں یہی کہیں گے نا فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، تو بھئی ہمیں آپ مدد کریں۔ میں نے کہا تھا نیٹو کانفرنس میں، تو کینیڈا کے فارن منسٹر نے یہ کہا تھا، انہوں نے ان کا نشانہ مکے تھا، انہوں نے کہا ہاں پاکستان کا وزیر خارجہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم کینیڈا یعنی پاکستان کی ٹیکنیکل اسسٹنس کرے گا اگر وہ فینس لگانا چاہتے ہیں۔ تو عقل کی بات کریں گے نا کمرے میں، کوئی گالی تو نہیں دینے آ رہے۔ اگر وہ یہی ہم سوچ کے آ رہے ہیں نا کہ ناتا توڑنے نہیں آ رہے، توڑنے اگر ہوتا تو ٹیلی فون پہ توڑ سکتے تھے۔ مگر قصوری صاحب آپ نے کہا، جب ریشنل بات ہوگی کمرے میں، قصوری صاحب آپ نے کہا کہ امریکہ کے کچھ ڈیمانڈز ہیں، چونکہ مصدق ملک صاحب کی حکومت ان سے پہلے ایک طریقے سے ڈائیلاگ کرتی رہی ہے، بات کرتی رہی ہے۔ مصدق ملک صاحب آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ ایگزیکٹلی ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں حقانی نیٹ ورک کے علاوہ، خاص طور پہ FATF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کریں اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ریشنلٹی کی جو اسمپشن ہے، ریشنلٹی تو ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس جو ہے وہ آپ کی اینڈ گیم جو آپ آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہیں ان کو مد نظر رکھیں تو کچھ چیزیں ہمیں ریشنل لگیں گی، انہیں ارریشنل لگیں گی، اور ہمیں ارریشنل لگیں گی، انہیں ارریشنل لگیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کا رویہ دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ دیگر ممالک کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیے آج اعلان ہوا کہ ایران کی کرنسی جو ہے وہ کو 150 پتہ نہیں 1.5 لاکھ ریال کا $1 یا 1.5 مجھے نہیں پتا کتنے کا، مگر انہوں نے اتنا اکنامک پریشر ڈالا ہے ایران پہ کہ ایران جو ہے وہ کرمبل کرنا شروع ہو گیا۔ آج ترکی کے جو حکومت ہے انہوں نے بھی بہت پروٹیسٹ کیا ہے کہ امریکہ نے اتنا دباؤ ڈالا ہے اقتصادی۔ میں آ رہا ہوں آپ کو ذرا یہ فریم ورک آپ کو سمجھ آئے تو پھر بات آگے چلے گی نا۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ اب وہ جس وقت پریشرائز کرتے ہیں، چاہے جس طرح بھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے ٹیرف لگا دیے چاہے چین کو، پر چین کوئی چھوٹی اقتصادی طاقت نہیں ہے، یا یورپ کے ساتھ فیس آف کیا، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اکنامکلی ممالک کو کرپل کرتے ہیں۔ ایران کو انہوں نے کیا ہے، ترکی کو وہ کرنے چلے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کا بہرحال کوئی اس وقت بہت اچھا وہ نہیں ہے معاملہ۔ مگر جو آپ کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں وہ کوئی نہ کوئی پرائرٹیز تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات تو یہی ہے کہ آپ ان کی بات دیکھیے، آپ بھی اب اس بات پہ قصوری صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہم سے کون سے گروپس ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہم کچھ ڈیلیور کرتے ہیں، کچھ نہیں ڈیلیور کر پاتے۔ لشکر طیبہ فار ایگزامپل میں نام مجھے نہیں معلوم، یہ آپ ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایاز وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قصوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ ہم پوری کر دیتے ہیں، کچھ ہم نے گڈ اور بیڈ طالبان کا وہ ایک منطق لے کر چلے، بڑی دیر تک لے کر چلتے رہے، ہم نے دنیا کو بیچنے کی کوشش کی، دنیا نے کچھ دیر خریدا بھی، پھر انہوں نے خریدنا بند کر دیا۔ بہرحال اب ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ اسرٹ کرتے ہیں ان کو، مگر اصل جو پریشر آئے گا مجھے خطرہ یہ ہے وہ FATF کے ذریعے آئے گا، جس کو آپ FATF کہہ رہی ہیں، اور آئے گا اس طرح کہ اس کا کوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف یہ ہو جائے گا۔ جب وہ آپ کو اوپر کوئی شکنجہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کوئی قانون انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ نہیں دیکھیے، اب تھوڑی سی بات اگر آگے بڑھا دیں ایاز وزیر صاحب، میں ذرا ایک آخری پھر بات کروں اگر آپ ختم کرنا چاہتی، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم پہ جو وہ اقتصادی پریشر ڈالیں گے وہ FATF کے حوالے سے ڈالیں گے، اور کافی سنگین ڈالیں گے آنے والے وقت میں۔ آخری بات میں یہ کروں گا، دیکھیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کون چاہے گا، اگر ہم نہیں چاہتے، ابھی قصوری صاحب نے کہا کہ کون چاہے، اور میں مانتا ہوں ان کی بات، مگر یہ جو ہم فیس آف کر رہے ہیں ہمارے شام کی اس کے اندر بھی پروگرامز میں بھی، اور حکومتی بھی جس طرح وہ فون کال کا معاملہ تھا، اننیسیسری تھا، ایک اننیسیسری فیس آف تھا جس میں ایک غلط سٹارٹ ہو گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنا ایک ریشنل رویہ لے کر چلنا چاہیے کہ ہمارے ریشنالٹی کی طرف آنے دیں مجھے، اس لیے چونکہ سوال بہت یہاں پہ گمبھیر ہیں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہمیں لونز جو ہیں شاید نہیں ملیں گے، اور بہت سارا اکنامک پریشر، لون تو آپ کو کمرشل بھی مل جائے گا، کاسٹ آف کیپٹل بڑھ جائے گی۔ چلیں
the issue really is ایاز صاحب, اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ منسلک ہیں افغانستان سے, اینڈ اب امریکہ سیز اس تھرو دا پرزم آف افغانستان. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم وہاں پہ ہم فینس لگا دیتے ہیں کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر تو وہ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لشکر طیبہ کو پکڑو, وہ کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک کو پکڑو, اور پچھلے 10 سال سے وہ یہی کہہ رہے ہیں. یہاں پہ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ ہم ان کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے؟ چلے نیریٹیو ہی نہیں بنا پا رہے. دیکھیں, ہم بنیادی ایک بات درمیان میں سے شاید یا تو بھول گئے ہیں یا اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایشیا کے لیے پالیسی کا اعلان کیا, فوکسنگ آن افغانستان, اس میں ہمارے لیے 3 دھمکیاں اس کے اندر تھی. پہلی دھمکی یہ تھی کہ آپ سدھر جائیں, آپ ڈو مور کر لے, گھر صاف کر لے, ورنہ میں آپ کے خلاف فائنانشل سختیاں لاؤں گا. دوسری بات تھی کہ اگر اسے بھی آپ نہ سدھریں تو ہم آپ کو آئسولیٹ کریں گے, ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف جاؤں گا. ایگزیکٹلی, اگر اسے بھی نہ سدھرے تو پھر میں ملیٹریلی آپ کے خلاف ایکشن لوں گا. تو خدا نخواستہ یہ ایک تو اب شروع ہے, دوسری بھی اگر شروع ہو جائے UN میں اور باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر لے, امریکہ کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں, یہ اس پہ بھی نہ ہوا, تیسری بات پہ آ گئے تو دیٹ ان مائی اسیسمنٹ وڈ بی کہ ڈرون اٹیک شروع ہوں گے. اور ڈرون اٹیک پھر اس مرتبہ صرف فاٹا تک نہیں ہوں گے. وہ جو اوباما صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا دشمن جہاں ملے ہم وہاں تک جائیں گے, اب اس مرتبہ خدا نخواستہ کوئٹہ, پشاور, لاہور, اسلام آباد, کوئی شہر آپ کا پھر اس حملے سے مبرا نہیں ہوگا. پھر کیا کرو گے؟ یہ بڑی بات, بہت بڑی بات آپ نے کر دی. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو US سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مائک پومپے, ان کے بھی بڑے ہی سخت جو ہیں وہ الفاظ رہے ہیں. انہوں نے سخت دھمکیاں اس سے پہلے بھی دی ہیں, اور ان کے سٹیٹمنٹس کچھ ایسے ہیں کہ اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے. تو ہم خورشید قصوری صاحب سے پوچھیں گے کہ پہلے بھی پاکستان اس مرحلے سے گزر چکا ہے, اس بار کیا ہونے جا رہا ہے وقفے کے بعد. جنرل ڈنفرڈ اور ان کی ملاقات ہوگی یہاں پہ سویلین اور ملٹری قیادت سے. آپ جی بریک کے دوران یہ بات کر رہے تھے کہ ایک جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی فون کال کے اوپر جو عمران خان صاحب اور مائک پومپے کے درمیان ہوئی, اور پھر عمران خان صاحب بلکہ فارن آفس نے ریفیوٹ کر دی کہ جی یہ آپ نے جو صحیح طرح کوٹ نہیں کیا عمران خان صاحب. دیکھیں بات, میرا نقطہ نظر ٹیکٹیکل نہیں تھا. میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر مجھے ٹرمپ صاحب کی تو بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی, جو سمجھ آتی میں نے آپ کو بتا دیا. مجھے اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم فیس آف کیوں کر رہے ہیں. یعنی ابھی آپ نے فرانسیسی صدر والی بھی بات سنی جو غلط ثابت ہوئی کہ جی فرانسیسی صدر نے فون کیا اور ہم نے شرگ آف کیا کہ آدھے گھنٹے کے بعد فون کیجئے گا, اس وقت ہمارے وزیر اعظم اویلیبل نہیں. پتہ چلا کہ وہ خبر ٹھیک نہیں تھی. آف دا ریکارڈ وہاں پر بات ہوئی, 3-4 جرنلسٹ نے اس کے اوپر پروگرام کیے, ٹویٹس کی. ہم کیوں ایسا رویہ اپنا رہے ہیں جس سے دنیا سے فیس آف ہو؟ اب وہ جو فون کال تھی, اگر اس کا اسکرپٹ کہتا ہاں اس کے اندر بہت سی باتیں ہوئیں, مبارکباد بھی ہوئی, کوئی دہشت گردی پہ بھی بات ہوئی, کوئی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں تھی. اب ہماری سرکاری پوزیشن یہ ہے کہ نہیں یہ بات ہوئی, اور وائٹ ہاؤس کے وہاں کے جو وہ ہیں کمیونیکیشن, انہوں نے کہا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی اٹ. اس طرح کے فیس آف ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, تو یہ ایک اہم سوال آپ نے کیا ہے, یہ ایک اہم سوال کیا ہے. قصوری صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ آپ نے تو بڑے سال سفارتکاری کی ہے, کیا ضرورت تھی یہ فیس آف کرنے کی؟ دیکھیے اس پہ فارن آفس نے جب خود کہہ دیا ہے کہ اس معاملے کو بھلانا چاہتے ہیں ان حالات میں جو ہیں, اور امریکنز نے بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ وہ اپنا جو بھی ریڈ آؤٹ تھا اس کو جاری کر دیا ہے, انہوں نے اب بات آگے کرنے کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی کرٹیسم ہو چکا ہے, لیکن جو فارن آفس نے اچھے کام کیے ہیں اس کا آج کل رول کم, ذکر کم ہو رہا ہے. جیسے مثلا یہ ابھی آپ نے دیکھا ایران کے جو فارن منسٹر کی وزٹ تھی, پھر جو کریکیچرز کا معاملہ تھا وہ نسبتاً خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. ضرور, مگر سوال یہ ہے کہ کیا جان کے یہ کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے اس لیے چونکہ شاید امریکہ کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اسی نہج پہ جائیں جو پہلے تھے؟ شاید ہم ایران کی طرف زیادہ ہمارا جھکاؤ ہے, رشیا کی طرف زیادہ ہے, چائنا کی طرف زیادہ ہے.
मैं 5 साल वजीर खारजा रहा हूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी को बहुत अच्छी तरह से, मैं फॉरेन ऑफिस को समझता हूँ, ये रैशनल एक्टर्स हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि जी कोई तालिबान टाइप लोग तो नहीं यहाँ बैठे हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे रहें। अब सवाल ये आ जाता है जो मैंने फिर बात की थी कि इस असम्पशन पे कि अमेरिका क्या चाहता है। देखें, अमेरिका ये चाहेगा कि आपसे सपोर्ट हासिल करे, तो मैं ये बात कर रहा था, कंप्लीट नहीं कर सका। वजीरिस्तान में हमने एक्शन लिया, वहां इनके अड्डे खत्म किए और बाढ़ हम लगा रहे हैं। अब हम उनको ये कह सकते हैं जनाब हम कोऑपरेशन के लिए फर्दर तैयार हैं, अगर आप इंटेलिजेंस बेस्ड कोऑपरेशन दें, आप हमें बताएं कि कहां कुछ है, हम तैयार हैं। हम तो नहीं समझते कि उनके बंदे यहाँ बैठे हुए, उनको अफगानिस्तान में बड़ी जगह मौजूद है जहां से वो हमले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी ये ख्याल है तो मैं कह रहा हूँ लॉजिकली बात करेंगे ना, गालियां देने तो नहीं आ रहे ना वहां। कोई पोम्पियो साहब का केस होगा, ब्रीफ होगा, हमारी तरफ से यही जवाब होगा और हम कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो क्या कोऑपरेट करें भाई? हमने बॉर्डर बंद करने की कोशिश की, उनको निकाल दिया। वजीरिस्तान सारी दुनिया मानती है कि वहां उनका सबसे बड़ा हक्कानी नेटवर्क और दूसरों का वहां हेडक्वार्टर्स था। तो अब सिर्फ ये कि कह जाने से या तो बताएं, और मैं समझता हूँ अगर वो बताएंगे मगर तो कसूरी साहब, जिस तरह के अयाज वजीर साहब ने कहा कि अगर वो ड्रोन अटैक्स भी करना शुरू कर दें और पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर करना शुरू कर दे, पाकिस्तान की टेरिटरी है। हाँ, मतलब कि what I that's correct, I stand corrected। अब वो सेटल्ड एरिया के अंदर भी आ जाएं तो मुझे ये बताइएगा, तो क्या आपको लगता है कि इसका खदशा है? ये एक हो सकता है कि ये एक आप समझते हैं कि नहीं, कि दिस इज जस्ट सेंसेशनलाइजिंग द न्यूज़ करना मेरी ताकत में तो नहीं है कि मैं तो इसी तरह कम बैक टू एक रैशनल बेसिस पे। मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कुछ हासिल होगा। आगे जब उन्होंने किया था सलाला पे और मच लोअर लेवल, हालांकि हमारे वहां 11 फौजी शहीद हो गए थे, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन। आप अब कह रहे हैं कि वो मेन लैंड टेरिटरी में बड़े बड़े शहरों में आके हमले करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि कोऑपरेशन किस बात की है? फिर तो अमेरिका क्या चाहता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ जो तेरे यहाँ बैठे हैं, कि उससे अमेरिका यही चाहेगा ना कि अपना मफादात हासिल करे, वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं सोच रहा। सपोजिंग वो करता है हमले। सर वी गेट योर पॉइंट। अयाज वजीर साहब, आप सर हिला रहे थे। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह हम एक और बंदे के बारे में भी कह रहे थे जब भी बात होती थी कि जी वो हमारे यहाँ नहीं है, फिर एबटाबाद से हमें वो नज़र आ भी गया और मारा भी गया। तो इसी तरह खुदा न करे मेरी बातें सब गलत हो, अल्लाह करे सब गलत हो, लेकिन अगर इन्होंने ड्रोन हमले किए जिनका रिकॉर्ड है, फाटा आपकी टेरिटरी थी, कल ट्राइबल एरिया था, आज आप उसको डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं। कल आप उसके पीछे छुप सकते थे दुनिया से कि ये नो मैन लैंड है, हम वहाँ जा नहीं सकते। अब तो आपने मर्ज कर लिया, अब तो आपका सेटल्ड एरिया है। दुनिया को क्या शक्ल दिखाओगे अगर वहाँ कुछ लोग नज़र आ गए और उन्होंने मार दिए या उससे आगे नीचे आ गए, क्वेटा में नजर आ गए, जो आपने या कराची में। इस खदशे का इजहार किया है क्योंकि मसूद हैदर साहब वहाँ न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर निकाल दे, प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर में भी था। मसूद हैदर साहब, जहां आप बैठे हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस को आप कवर करते हैं, तो जो आलमी दुनिया है, दीगर दुनिया है, क्या इस एक्ट को एक तरीके से सपोर्ट करेगी? और क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा है जिसके तहत इसको फिर जस्टिफाई किया जाएगा? क्या चीज क्या जस्टिफाई किया जाएगा? कि जी यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक हो जाते हैं या आके यहाँ पे हमला हो जाता है, जिस तरह के ट्रंप साहब ने इसका इशारा भी किया। ये बात जो कही है उन्होंने अस्यूम किया ना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। अच्छा, बात ये है कि पोम्पेयो साहब अगर यहाँ पे आके कन्विंस भी हो जाते हैं कि जनाब कि ठीक है पाकिस्तान इज डूइंग इनफ, ही हैज टू गो एंड कन्विंस, उनको कन्विंस करना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी मुश्किल से वो उनको, प्रेसिडेंट ट्रंप से अगर आप कह दें कि आपने कहा हमने मान लिया, तो वो उस बात को मान लेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े नार्सिसिस्टिक आदमी है, वो कोई चीज नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक आप ये नहीं कहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की बात हमने मान ली। चले, ये भी हो गया। और ये बात ये है कि आप बैठ के पोम्पेयो साहब से बात करेंगे। पोम्पेयो साहब अगर कोई भी रैशनल स्टेप लेने के लिए तैयार हुए बगैर
प्रेसिडेंट ट्रंप के अप्रूवल के कुछ नहीं हो सकता है। तो ये उनको पता है, अभी कर ले रहे इंसिडेंट ले रहे, अभी वो जा रहे थे नॉर्थ कोरिया बात करने के लिए उसके किम जोंग उन से, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप कहा कोई नहीं जा रहा। तो आपका कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो अमेरिका की एक तरीके से वहाँ पे जो लीडरशिप है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो शायद आप हमें जो है बहुत एहतियात से चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन करने का, मसूद हैदर साहब, कसूरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें लाहौर से ज्वाइन करने का, याज वज़ीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुसद्दिक मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी नज़र होगी इस विज़िट के ऊपर और इधर हम उम्मीद करते हैं कि कोई रैशनल बातें हों, मगर इस दौरे के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो एक टेंशन बढ़ गई थी दोनों ममालिक के दरमियान, इस दौरे के ज़रिए वो थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो पिघल जाए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।